हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरी सिंह बाजिया आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु पर। दोस्तों, अपना कंप्यूटर का सेशन चल रहा था और कंप्यूटर के सेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बट उससे पहले जो मैंने टॉपिक आपको करवाए कंप्यूटर में, मैंने आपको कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट करा दिया, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में आपको बता दिया, कंप्यूटर की जो जनरेशन है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। जनरेशन के आगे अगर हम बात करें बेटा, तो जनरेशन के बाद में मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताया। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की भी अपनी 4 या 5 क्लासेज हो चुकी है। हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा है, हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है। इसके बाद में हमने पर्सनल कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है। पर्सनल कंप्यूटर के बाद में एक चैप्टर और अपना कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जो कि है कंप्यूटर एब्रिविएशन। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन का चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने ये सोचा है कि आज क्यों ना एक टेस्ट हो जाए। आज की क्लास को हम एक शानदार क्लास बनाते हैं, एक टेस्ट पेपर के रूप में लेकर के, कि जो प्रीवियस ईयर की एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस का कुछ एक शानदार कलेक्शन आपके लिए लेके आते हैं। और उस शानदार कलेक्शन से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके एग्जाम में रिपीट भी होने वाले। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन का कलेक्शन आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ फटाफट से। आपको सबको ज्वाइन करना है ये जो हमारा सेशन है वो। तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे जरूरी बात, पेपर को पेपर के अकॉर्डिंग आपको देना है। मैं साथ के साथ आंसर आपको देता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा कितने क्वेश्चन आपके राइट है, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग है। बात बिल्कुल याद रखिएगा, ये 40 क्वेश्चन का एक पेपर है जो हम फटाफट से 40 टू 45 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। बट कंडीशन ये है दोस्तों कि आप सब मिल करके पेपर को सोल्व करो। आप चेक करो कि हम अगर पेपर आज देने बैठ जाएं तो कितने क्वेश्चन हम इसमें से कर पाएंगे। चलिए, इसी के लिए मैंने आपके लिए एक कंप्यूटर का पेपर तैयार किया है। उस कंप्यूटर के पेपर की हम बात करते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं ये आपकी पहले की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। कहीं से मैंने किस तरीके से उठा उठा करके एक एक क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और पेपर में अपनी जांच को परखिए, अपनी तैयारी को परखिए कि कितनी आपकी तैयारी है कंप्यूटर के पेपर के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु पे आज ये सबसे पहला पेपर। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सी नहीं है? विंडोज है, मॉनिटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कीबोर्ड है। आपको हार्डवेयर के बारे में पूछा है बेटा। तो हार्डवेयर के बारे में बात करें तो हार्डवेयर क्या होता है, सबसे पहले मैं बताता हूं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर होता है कि कंप्यूटर की एक ऐसी फिजिकल यूनिट जिसको हम देख सकते हैं, फिजिकली उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उससे काम कर सकते हैं, वो होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जिससे हम अपना काम कर सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, वो होता है सॉफ्टवेयर। यहां पर पूछा गया कौन सा हार्डवेयर नहीं है बेटा? विंडोज, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड तो हार्डवेयर होता है, सीपीयू भी हार्डवेयर होता है, मॉनिटर भी हार्डवेयर होता है। तो बेटा अपना आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। मैं वेट नहीं करूंगा बेटा, वेट नहीं करूंगा, बस आप अपना आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर कर दीजिए कि सर मेरा आंसर यह है, और लिखते जाएगा कितने राइट और कितने रॉन्ग हो रहे। चलिए बेटा, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या होता है? द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको बेटा ALU हम बोलते हैं। द रजिस्टर्स, जिसको हम मेमोरी यूनिट के रूप में बोल सकते हैं। द कंट्रोल यूनिट बेटा, जिसको हम CU बोलते हैं। एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपको आंसर देना है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU जो होता है दोस्तों, उसमें कौन कौन सी यूनिट कंसिस्ट होती है, क्या क्या उसमें ऐड किया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऑल ऑफ अबव। ये सारे के सारे, यानी अगर हम CPU की बात करते हैं तो CPU में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है, और टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स भी यूज में लिए जाते हैं। सो डी ऑप्शन, बिल्कुल डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होने वाला है, ऑल ऑफ द अबोव राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर।
सबसे फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था बेटा उसमें क्या यूज नहीं लिया गया था, ये आपको बताना है। कौन सा यूज नहीं लिया गया था बेटा, ये आपको बताना है। तो क्या इसका आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पंच कार्ड, सेकंड ऑप्शन दे रखा है मैग्नेटिक कोर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है वैक्यूम ट्यूब, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ अबव। बेटा यहां पर ऑल ऑफ अबव तो नहीं होगा, क्योंकि सीधा सीधा अपने माइंड में बात आता है फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब तो काम में ली गई थी, वैक्यूम ट्यूब तो काम में ली गई थी। अब बात यह आती है कि क्या यूज में नहीं लिया गया था। बेटा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में पंच कार्ड को स्टोरेज के रूप में, स्टोरेज के रूप में यूज में लिया गया था पंच कार्ड। पंच कार्ड के जनक कौन है, पंच कार्ड के जनक है हरमन होलेरित। हरमन होलेरित पंच कार्ड के जनक है। फादर ऑफ पंच कार्ड इज कॉल्ड हरमन होलेरित। तो बेटा यहां पर आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर जो होगा वो बेटा अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात आपको समझ में आ गई होगी। अपने आंसर का ध्यान रखिएगा, आप क्या आंसर दे रहे हो उसी के बेसिस पर हम लास्ट में चेक करेंगे कि किसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा हुए हैं। चलिए बात करते हैं, हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ क्या दे रखा है, द कंप्यूटर कीबोर्ड इन इंग्लिश नॉर्मली यूजेज। जो इंग्लिश की कीबोर्ड होती है बेटा वो किस तरीके की यूज की जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। मोबाइल यूज में लेते हो, मोबाइल से मैसेज भी करते हो, तो बताओ कौन सा इसका आंसर होने वाला है। मोबाइल में जो कीबोर्ड होता है, इंग्लिश का जो कीबोर्ड होता है उसको कौन सा कीबोर्ड बोलते हैं बेटा, ABCDEF बेस, क्यूरेटी बेस, ASDFG बेस एंड नन ऑफ दिस। तो बेटा क्यूरेटी कीबोर्ड, क्यूरेटी QWERTY ओ लगा लो चाहे, क्यूरेटी कीबोर्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि जो कीबोर्ड होता है बेटा उसमें जब हम अल्फा न्यूमेरिक कीपैड की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले Q, फिर W, फिर E, फिर R, फिर T और फिर Y, ये वाला ही होता है ना बेटा, ये वाला होता है। Y क्या है, UIOP भी होता है। क्या होता है, UIOP भी होता है। और फिर यहां पर ASDFEC वाले, तो बेटा यहां पर देखो इसको उठाया गया है QWERTY। तो इसी को हम क्यूरेटी कीबोर्ड बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। और बेटा ये क्यूरेटी कीबोर्ड जो है वो मोबाइल में भी काम में लिया जाता है, अपने कंप्यूटर में भी काम में लिया जाता है। सो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, देन जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन एंड रिप्लाई। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स सी इट। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब। बेटा कौन सी जनरेशन है जिसमें ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया। अब बेटा अगर बात आपको यह पता है कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में काम में ली गई है तो बस बात खत्म, काम खत्म। क्योंकि जब यहां पर वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया है, इसका मतलब वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कौन करेगा, जस्ट उसके नेक्स्ट वाली जनरेशन। तो बेटा मेरे को ये बता दो, बस इतनी सी बात बता दो, वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में काम में ली गई थी, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या फिफ्थ में। तो बेटा आप ये बोलोगे कि सर वैक्यूम ट्यूब तो फर्स्ट जनरेशन में काम में ली गई थी। बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन में काम में ली गई थी। तो यहां पर हम बहुत ही आराम से एक आंसर दे सकते हैं कि जब वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में काम में ली गई थी और वैक्यूम ट्यूब ने किसी को रिप्लेस किया है, वैक्यूम ट्यूब को किसी ने रिप्लेस किया है, वैक्यूम ट्यूब को किसी ने रिप्लेस किया है उसका नाम है ट्रांजिस्टर। तो वैक्यूम ट्यूब के नेक्स्ट जनरेशन, ये वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन है, तो इसकी नेक्स्ट जनरेशन बेटा कौन सी जनरेशन है, सेकंड जनरेशन। तो अपना आंसर जो होगा वो होगा सेकंड जनरेशन। मेन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या काम में लिया गया था मेरे बच्चे, ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब काम में ली गई। मैं बता देता हूं बेटा, याद रखना क्वेश्चन फिर रिपीट होने वाला है आपकी एग्जाम में, कोई रोकने वाला नहीं है। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर काम में लिए गए। थर्ड जनरेशन यहां पर बोला, तो थर्ड जनरेशन में मेरे बेटे क्या काम में लिया गया था, जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दो। वैक्यूम ट्यूब पहले में लिया गया है, ट्रांजिस्टर दूसरे में लिया गया, तो थर्ड में क्या लिया गया बेटा, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ में VLSI, और बेटा इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। और फिफ्थ जनरेशन की मेरे बच्चे अगर बात करें तो ULSI काम में लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर काम में लिए गए, किसको रिप्लेस करके, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे रखा है,
1 ट्राइलन ऑफ ए सेकेंड। एक सेकंड का एक ट्राइलन कितना होता है बेटा? ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक सेकंड का ट्राइलेंथ पार्ट, 1 ट्राइलेंथ पार्ट जो होता है वो कितना होता है? मिनट होता है, माइक्रो होता है, पिको होता है, मिली होता है। बेटा मिली होता है 10⁻³ ओके। पिको होता है, पिको क्या होता है? -12। और माइक्रो क्या होता है बेटा? 10⁻⁻6। और बेटा मिनट हो गया, अगर यहां पर अपने पास आ जाता नैनो, क्या आता है बेटा? नैनो आता है 10⁻⁹ होता है, नैनो 9। तो अब मेरे को बताना है बेटा, ट्राइलियन की बात करें, ट्रिलियन की बात करें तो ये क्या होगा? ये होगा पिको सेकंड। बेटा 10⁻⁻12 सेकंड इज कॉल्ड 1 ट्रिलियन ऑफ सेकंड। एक सेकंड का इतना पार्ट जो होता है वो पिको सेकंड होता है बेटा। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए 7th क्वेश्चन को फटाफट से आंसर दे दीजिए। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? द ब्लैंक स्पेस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कौन है जो कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है? बेटा मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ही आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब सब कुछ ध्यान में रखने वाला, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ध्यान में रखने वाला, पूरे कंप्यूटर सिस्टम के काम को करने वाला जो होता है वही तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है। बिल्कुल होता है। अगर वही होता है तो बता दो कौन होता है? अब बेटा सीपीयू की अगर हम बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है बेटा सीपीयू, वो कंसिस्ट करती है किसको? मेमोरी यूनिट, एलयू, सीयू। एलयू सारे के सारे अर्थमेटिको लॉजिकल ऑपरेशन कर देता है। सीयू सारे के सारे इंस्ट्रक्शन पर कंट्रोल रखने का काम करता है। और जो मेमोरी यूनिट है ना बेटा, जो रैम होती है, वो डेटा को स्टोर करने के लिए, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए काम में आती है। तो यहां पर आपको बताना है कि कंप्यूटर के ये सारे के सारे काम यानी एडमिनिस्ट्रेटिव का ही तो काम कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव का काम कर रहा है तो वो मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? बेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी डी ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये क्यों आ रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से कि क्या ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर समझ आ गई है तो बेटा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे दीजिए फटाफट से, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रखा है इंटीग्रेटेड सर्किट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। बेटा इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो किसके बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, टाइप ऑफ कंप्यूटर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नन ऑफ अबोव। बेटा जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, काफी सारे सर्किट एक दूसरे से मिलकर के बने होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर करते हैं, या टाइप ऑफ कंप्यूटर पे करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? बेटा इस क्वेश्चन का आंसर तो आप आराम से पढ़ के दे सकते हो। बेटा देखो ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर काम नहीं करते, नन ऑफ दिस आएगा नहीं। टाइप ऑफ कंप्यूटर पे काम नहीं करते तो किस पे करते हैं? कि कितने ट्रांजिस्टर उसमें ऐड किए गए हैं, जितने ट्रांजिस्टर उसमें ऐड किए गए उस पे डिपेंड करता है अपना इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में काफी सारे ट्रांजिस्टर हम ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, तो वो वीएलएसआई, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल तक वो चला जाएगा। तो यहां पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, जितने हम ट्रांजिस्टर ऐड करेंगे, आईसी जो होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होगा, वो अलग अलग अपना काम करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज। बेटा हेक्स और डेसिमल, हेक्स क्या होता है? 6 होता है, और बेटा डेसिमल क्या होता है? 10। यानी 10 और 6 का कॉम्बिनेशन कितना हो गया? 16। तो बेस जो होगा वो भी बेटा कितना हो जाएगा? 16। यानी डी ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट, और बेटा अपने आंसर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कंप्यूटर पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। कंप्यूटर पेपर के एक इस तरीके का पेपर मैंने बनाया जो काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन करके मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। हेक्साडेसिमल बेटा 16, ये किसका होता है मेरा बेटा? ये डेसिमल का बेस होता है। ये किसका होता है बेटा? ये ऑक्टल का बेस होता है। और बेटा 2 किसका होता है रे? ये बाइनरी का बेस होता है। और ये जो 16 है वो किसका है बेटा? हेक्साडेसिमल का है। किसका है? हेक्साडेसिमल, जिसमें हेक्स
यानी 6 और डेसिमल 10, 10 और 6 का कॉम्बिनेशन मतलब कितना हो गया बेटा, 16 हो गया है बेस। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये देखिए, ये अलग क्वेश्चन है बेटा, अलग क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना है, आंसर देना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं है यहां पर। टू रिकॉल ऑल द डिलीटेड रिकॉर्ड्स विच कमांड कैन बी यूज्ड। बेटा कोई अपने पास डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, डीबीएमएस में कोई डेटा पड़ा हुआ था और उस सारे के सारे डेटा को मेरे को क्या करना है, रिकॉल करना है, वापस से यूज में लेना है, रिकॉल करना है, जिसको रिकॉल बोलते हैं। डिलीट कर दिया गया था, डिलीटेड रिकॉर्ड को रिकॉल करना है, तो कौन सा काम में लिया जाएगा। और देखो बेटा यहां पर बोला है ऑल द डिलीटेड डेटा, सारे के सारे डेटा को रिकॉल करना है। तो रिकॉल 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 जो होता है बेटा वो एक प्रॉपर डेटा के लिए होता है कि कौन से डेटा को आपको उठाना है। यहां पर रिकॉल ऑल जो होगा वो होगा जितना भी डेटा डिलीट हो गया है उस पूरे के पूरे डेटा को उठाने के लिए। तो यहां पर बी ऑप्शन जो होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। बेटा रिकॉल जो होता है वो प्रॉपर एक डेटा को उठाने के लिए काम में आएगा, बट रिकॉल ऑल जो है वो कंप्लीट डेटा जो डिलीट हो गया उस कंप्लीट डिलीटेड डेटा को रिट्राइव करने के लिए रिकॉल का जो ऑप्शन है या जो कमांड है वो काम में लिया जाएगा, रिकॉल ऑल, रिकॉल ऑल। याद रखिएगा, भूलिएगा मत इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आराम से देखिए और समझिए, आंसर दीजिए, गलती तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बोल रहा है ब्लैंक स्पेस वाज द प्रीकर्सर टू इंटरनेट एज वी नोन इट टुडे। कौन सा है जो प्रीकर्सर के रूप में काम में लिया गया है। बेटा किसके लिए काम में लिया गया है भाई, किसके लिए, जो इंटरनेट के लिए। बेटा इंटरनेट को इतना फेमस करने के लिए सबसे पहले क्या काम में लिया गया था, जिसके बाद में ही इंटरनेट जो है वो इतना विस्तृत रूप में फैल गया है, क्या काम में लिया गया। टेलनेट, आरपानेट, यूजनेट, नन ऑफ दीज। बेटा आरपानेट क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बेटा बी ऑप्शन आरपानेट डिफेंस है अमेरिका की, जिसके द्वारा सबसे पहले ये नेटवर्क स्थापित किया गया था, दैट्स कॉल्ड आरपानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कौन सा है, आरपानेट, किसके द्वारा, अमेरिका की डिफेंस के द्वारा। और इस आरपानेट के द्वारा ही, इसी को बेस मानते हुए ही इंटरनेट जो है उसका डेवलपमेंट धीरे 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 चलता हुआ आगे बढ़ा। तो यहां पर यह बोला गया है कि इंटरनेट का जो बेस होता है वो कौन था बेटा, आरपानेट था। सो बी ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर। उम्मीद है बात ये समझ में आई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आराम से पढ़िए, समझिए, आंसर दीजिए। Which statement transfer the pointer to the first value of the data list। बेटा कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा पॉइंटर है जो, सॉरी, कौन सा ऐसा वैल्यू है जो पॉइंटर को कहां पर भेजता है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पॉइंटर को फर्स्ट वैल्यू, डेटा लिस्ट में फर्स्ट वैल्यू के पास ट्रांसफर करता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए, डेटा है, रीड है, रीस्टोर है या इनपुट है। बेटा यहां पर देखो एक बात तो अपनी सीधी सी है, सिंपल सी है, बहुत ही आराम से हम सोच सकते हैं कि डेटा स्टेटमेंट से तो वो नहीं जाएगा, रीड करने से भी नहीं जाएगा, इनपुट करने से नहीं जाएगा, लेकिन हम बोले रीस्टोर करना है। बेटा रीस्टोर करना है यानी वो स्टार्टिंग में जाएगा, सारी की सारी वैल्यू को रिट्राइव करेगा, देखेगा, समझेगा और उठा करके वापस लाएगा, समझे। तो वो सबसे पहले वैल्यू के पास जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल सर जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद है ये मेरे द्वारा बताई हुई सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। और थोड़ा सा स्पीड में, यहाँ पर थोड़ी स्पीड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पेपर है, जस्ट पेपर है, तो आपको भी पेपर की तरह ही इसको देना है, फटाफट से आपको भी इसका आंसर देना है। उम्मीद है मेरी बात आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि क्यों मैं इतनी स्पीड में इन क्वेश्चंस को करवा रहा हूं। चलिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, अगर हम किसी के पास कोई मेल सेंड कर रहे हैं तो वो किसके सिमिलर है, राइटिंग ए लेटर, नरेटिंग ए स्टोरी, पिक्चरिंग एन इवेंट, क्रिएटिंग ए ड्राइंग। बेटा किसके इक्वल है। बेटा हम किसी को अगर मेल भेज रहे हैं, कोई मेल भेजते हैं, इसका मतलब क्या है, मेल भेजते हैं इसका मतलब सिंपल सा हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जो अपने पास जो भी एक लेटर में जो बात लिखी जाती है
उसी तरीके से हम मेल में भी बात लिखते हैं। तो किसी के पास अगर लेटर भेजना चाहते हैं तो वो एक तरीके से ईमेल भेजना ही तो है। लेटर पहले के जमाने में होता था कि हम एक कागज पे लिखते थे, फिर पोस्टमैन को देते थे, पोस्टमैन आगे के पोस्ट ऑफिस में भेजता था और फिर डेस्टिनेशन के पास वो पहुंचता था। काफी टाइम लग जाता था और पैसे भी इसमें वेस्ट होते। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल आईडी बनाते और जिस पर्सन के पास हम भेजना चाहते हैं उस पर्सन के पास बहुत ही इजीली विद इन सेकेंड हम उसको सेंड कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ईमेल भेजना एक तरीके से क्या होता है, एक पेपर लिखना होता है, सॉरी पेपर ने एक लेटर लिखना होता है, राइटिंग ए लेटर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अल्टा विस्टा इज ए, अल्टा विस्टा जो है वो क्या है? ये तो बेटा नाम सुना है, अब ज्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। अल्टा विस्टा क्या है बेटा, जल्दी से बता दीजिए। अल्टा विस्टा आराम से ऑप्शन देख लो। ये एक वायरस है, ये विस्टा थीम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और सर्च इंजन है। तो बेटा विस्टा जो है, विस्टा जो है वो तो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट यहां पर अल्टा विस्टा दे रखा है। तो अल्टा विस्टा बेटा क्या है? सर्च इंजन है। यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। अल्टा विस्टा, विस्टा का नाम सुना फटाफट से कर दिया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना भी ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विस्टा है। विस्टा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन अल्टा विस्टा अपने पास एक सर्च इंजन है, जैसे याहू होता है, गूगल होता है, ये सारे के सारे। तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है, क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर? सर्च इंजन इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को आराम से। डेटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग टेलीग्राफ लाइन्स यूज। देखिए ये बोल रहा है डेटा कम्युनिकेशंस इन्वॉल्विंग टेलीग्राफ लाइन्स यूज। जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो टेलीग्राफ लाइन्स के लिए क्या यूज करता है, क्या इन्वॉल्व करता है? नैरो बैंड चैनल, सिंप्लेक्स लाइन, कॉम्प्लेक्स लाइन एंड डायल्ड सर्विस। तो बेटा डेटा कम्युनिकेशन को जब हम टेलीग्राफ लाइन्स में यूज करते हैं तो अपने को एक छोटे बैंड की जरूरत पड़ती है, नैरो बैंड चैनल की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अपना ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, बट आपको समझ आ गया होगा कि डेटा कम्युनिकेशन अगर हम इन्वॉल्व करते हैं टेलीग्राफ लाइन में तो हम क्या यूज में करेंगे? एक नैरो बैंड चैनल काम में लेंगे, किसके लिए? टेलीग्राम लाइन में इन्वॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय। इनपुट से आउटपुट की जो प्रोसेस होती है बेटा वो किसके द्वारा डायरेक्ट की जाती है, ये आपको बताना है। तो हार्डवेयर के द्वारा ना भाई, इनपुट दे दिया है फिर आउटपुट में जाना है। इनपुट आपको दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? आउटपुट में। तो इसके लिए आपको इंटरमीडिएट प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। वो प्रोसेस किसके द्वारा? कोई ना कोई सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर देखो हार्डवेयर, ना भाई हार्डवेयर के द्वारा तो नहीं की जाएगी, प्रिंटर के द्वारा भी नहीं की जाएगी, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। अगर इन क्वेश्चंस को आप आराम से देखते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने वाली। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चले फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन क्या बोल रखा बेटा? देखिए, वेरियस काइंड्स ऑफ यूजर इन SFMS आर नेमली। क्या क्या होते हैं SFMS में? जो अलग अलग फैमिली होती है उनको किस नाम से जानते हैं? अलग अलग प्रकार की जो काइंड होते हैं, वेरियस काइंड ऑफ यूजर होते हैं। ऑथोराइजर होता है, सुपर यूजर होता है, क्रिएटर एंड वेरीफायर होता है, ऑल ऑफ अबव होता है। जैसे बेटा हम बात करें, एक कोई यूट्यूब चैनल है, ठीक है, या फिर कोई पेज है, तो पेज जो पर्सन बनाता है वो ऑथोराइज्ड पर्सन होता है, वो उसका मेन एडमिन होता है। उसके साथ में उसमें कुछ क्रिएट करने वाला क्रिएटर अलग होता है, उसमें कुछ एडिट करने वाला एडिटर होता है। तो इस तरीके से उसमें अलग अलग प्रकार के यूजर होते हैं जो उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो SFMS में भी ये बोल रखा है ऑथोराइजर, बिल्कुल जो उसको ऑथोराइज करेगा, जो भी काम किया जाएगा। सुपर यूजर जो सबसे टॉप मोस्ट पर होता है, उसके नीचे वाला क्रिएटर एंड वेरीफायर, क्रिएटर उसमें कुछ भी ब्लॉग वगैरह क्रिएट करेगा, उसको वेरीफाई करेगा,
ऑल ऑफ अबव, ये तीनों के तीनों एस एफ एम एस में अलग अलग यूजर होते हैं। तो अपना आंसर जो होगा बेटा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ऑल द अबव। यानी ये तीनों के तीनों बेटा, ये तीनों दे रखे हैं, कौन कौन दे रखे हैं, ऑथोराइजर दे रखा है, सुपर यूजर दे रखा है, क्रिएटर दे रखा है एंड वेरीफाइड दे रखा है। तो ये सारे के सारे अपने क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रखा है, नॉर्मली सर्टिफाइज ए साइट ऑन द इंटरनेट इज ए सिक्योर साइट। बेटा कौन, यहां पर बोल रखा है कि कौन है जो नॉर्मली सर्टिफाई करता है कि ये साइट जो है वो इंटरनेट पर एक सिक्योर साइट है। सीआरए करता है, वेरिसाइन करता है, क्रिसिल करता है, नन ऑफ दीज करता है। बेटा इस क्वेश्चन को सीधा 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 सपाट क्वेश्चन है, कुछ लॉजिक की बात यहाँ पर नहीं है। तो आप इसको सीधा सीधा याद रखोगे कि जो इंटरनेट होता है उस पर कौन वेरीफाई करता है कि ये जो साइट बेटा आप चला रहे हो ना, ये साइट वेरीफाई है या नहीं है, ये सिक्योर है या नहीं है, इसको कौन करता है, क्रिसिल जो है वो इसको वेरीफाई करता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, गलती मत कीजिएगा, जल्दीबाजी में गलती कर देते हो आप। चलो 19 वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा आपको, क्या बोला है बेटा, ये बोल रखा है स्टेट द वैलिड कंसोल कमांड। बेटा कंसोल कमांड कौन कौन सी होती है, ब्रॉडकास्ट होती है, बिल्कुल होती है, ये इबेबेल लॉगिन होती है, इबेबेल लॉगिन होती है, डोस होती है, ऑल ऑफ अबव होती है। बेटा ये सारे के सारे ब्रॉडकास्ट बोल दिया, डोस बोल दिया, ये इबेबली लॉगिन हो गया, कौन कौन सी होती है बेटा, वैलिड स्टेट्स जो होती है, वैलिड स्टेट कंसोल कमांड की, जैसे हम कोई कमांड देते हैं तो कमांड की जो वैलिड स्टेट्स जो होती है वो कौन कौन सी होती है, जैसे ब्रॉडकास्ट करना हो किसी भी मैसेज को, या कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी स्टेटमेंट है उसको ब्रॉडकास्ट करना हो, या फिर डोज जो होता है उसमें। तो ये सारे के सारे कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में काम में आने वाली कमांड्स हैं। तो हम बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव जो होगा बेटा वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये देखो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, अब ये क्वेश्चन अगर आपकी नजर से एक बार नहीं निकले ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़ तो क्या होगी, गलत ही होगा बेटा। तो इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से आपको रिवाइज करना है क्लास के बाद में। अभी तो आपको करना ही है, अभी तो आपको ध्यान से पढ़ना ही है, लेकिन इसके बाद में फिर से आपको जब क्लास अपनी खत्म हो जाए तो एक बार फिर से वीडियो को आराम से देखना है, समझना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रखा है विच कमांड कैन बी यूज टू कॉपी फाइल इन यूनिक्स। बेटा यहां पर देखो बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, क्या है, विच कमांड कैन बी यूज टू कॉपी फाइल्स इन यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा कमांड होता है जो कॉपी करने के काम आता है। बेटा कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी काम में आता है क्या, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी काम में आता है। बट बेटा ये यूनिक्स का काम नहीं है, ये यूनिक्स का काम नहीं है। तो आपको यूनिक्स का पूछा गया है तो यूनिक्स में कॉपी दे रखा है, एन कॉपी दे रखा है, सीपी दे रखा है, नन ऑफ दीज दे रखा है। कमांड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और 20 तक के क्वेश्चन का रिजल्ट भी मेरे को बताओ कि क्या रिजल्ट रहा आपका, जल्दी बताओ, रिजल्ट भी बताओ। गलत रिजल्ट आपको नहीं बताना है, एकदम सही रिजल्ट बताना है कि सर मेरा ये स्कोर है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया है काफी स्टूडेंट्स ने, सी ऑप्शन, यानी सीपी जो होगा वो यूनिक्स में कॉपी करने का क्या रहेगा, अपना कमांड रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए, आंसर दीजिए। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको मैक्सिमम, हर क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आपको 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 40 सेकंड में बस क्वेश्चन अपना सोल्व होने वाला है। ये बोल रखा है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड। बेटा एक ही डायरेक्शन में डेटा का जब हम क्या करते हैं, संचार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इसका तो आंसर दे दो, क्या होगा बेटा, जल्दी बता दो क्या होगा। सिंप्लेक्स होगा, डुप्लेक्स होगा, ट्रिप्लेक्स होगा, नन ऑफ दीज। बेटा एक्चुअल में ट्रांसमिशन जो होता है वो सबसे पहला होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा जो होता है बेटा वो होता है फुल डुप्लेक्स। यहां पर सिंप्लेक्स जो होता है वो सिंगल डायरेक्शन में होता है, ये बोथ डायरेक्शन में होता है, और ये भी बोथ डायरेक्शन में होता है। अगर बेटा बोथ में हो रहा है तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ, इनमें क्या होता है, वन टाइम,
एक जो होगा वो एक ही टाइम होगा, ये बोथ ऑन सेम टाइम। अब ये बोथ क्या होता है बेटा, बोथ होता है ट्रांसमिशन। जैसे बेटा हम फोन पे बात करते हैं, फोन पे बात करें तो उधर वाला बोल रहा है, अपन बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, तो दोनों की बात एक ही टाइम पर ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है, तो वो हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। वोकी टोकी पर बात करते हैं बेटा, तो पहले मैं बोलूंगा, मेरी बात सुनना, फिर ओवर करते ही आप बोलोगे तो वो मेरे पास आएगा। तो एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, फिर वहां से दूसरे डायरेक्शन में, तो दोनों डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन एक बार में केवल एक ही काम होगा। सिंप्लेक्स की बात करें तो टेलीविजन से जैसे सिग्नल आते हैं अपने एंटीना से टेलीविजन के पास, तो टेलीविजन में बोल करके वापस एंटीना के पास नहीं भेज सकते, तो वो होता है सिंगल डायरेक्शन। तो यहां पर भी ये पूछ रहा है कि एक डायरेक्शन में चलता है बेटा, वो कौन सा होता है, सिंप्लेक्स होता है। सो सी ऑप्शन अपना क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, द डिस्क प्लेस्ड फॉर द इजी रीडिंग इन ऑन कंप्यूटर इज डिस्क ड्राइव, मोडेम, हार्ड ड्राइव, यूएसबी पोर्ट। 22 का आंसर दे दो फटाफट से। बेटा ये बोल रखा है कि डिस्क जो प्लेस की जाती है इजीली रीडिंग करने के लिए कंप्यूटर पर, वो कौन सी होती है, हार्ड ड्राइव होती है, डिस्क ड्राइव होती है, यूएसबी पोर्ट होता है, मोडेम होता है। मोडेम तो होगा नहीं बेटा, यूएसबी पोर्ट में डिस्क काम आएगी नहीं, डिस्क होगा या फिर हार्ड ड्राइव होगा। तो हार्ड ड्राइव अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। की हार्ड ड्राइव में ही हम डिस्क को रख करके उसको इजीली क्या कर लेते, रीड आउट कर लेते। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन बड़ा है, इजी है, क्वेश्चन बड़ा है बट इजी है, क्वेश्चन आराम से देख करके बताइए। Which of the following provides the means of information for separate keys and separate instruction? सेपरेट की और सेपरेट इंस्ट्रक्शन के लिए अपने पास क्या काम में ली जाती है, स्कैनर काम में लिया जाता है, कंप्यूटर, मोडेम, कीबोर्ड। बेटा जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर दिया है। और स्टूडेंट भी आंसर दीजिए। स्कैनर, स्कैनर स्कैन करने का काम करता है, कंप्यूटर का काम होगा नहीं, कीबोर्ड केवल इनपुट करने का काम होता है। तो सबके लिए अलग अलग की और सेपरेट इंस्ट्रक्शन का काम जो होता है वो किसका होता है बेटा, मोडेम का काम होता है। मोडेम क्या होता है, मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होती है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। सो सी ऑप्शन अपना क्या हो गया, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ बेटा, थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ाओ, थोड़ी सी स्पीड मैं बढ़ाता हूं, दोनों मिलकर के स्पीड बढ़ाते हैं। चलिए बताइए, फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मैग्नेटिक टेप। बेटा मैग्नेटिक टेप के लिए कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू। ये बोला हाईली रिलायबल है ना भाई, हाईली रिलायबल है या नहीं ये आपको बताना है। लो कॉस्ट है, ये तो सही बात है, लो कॉस्ट है। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडियम, बेटा ना ना, ये तो गलत बात हो गई। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जो सही नहीं है वही सही है, जो सही नहीं है वो ही सही है, वो जो सही नहीं है वो ही सही है। इसने बोला कौन सा ट्रू नहीं है, बेटा इसने क्या बोला है, कौन सा सही नहीं है। तो जो मैग्नेटिक डिस्क आपकी होती है, मैग्नेटिक टेप जो होती है बेटा, ये आपकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं करती है, ये सिक्वेंशियल एक्सेस करती है, एक के बाद में एक। जैसे पहले के जमाने में जो अपनी कैसेट आती थी बेटा, वो हम टेप रिकॉर्डर में लगाते थे और फिर गाने सुनते थे। एक हेड होता था, उस रील को समेटने का काम करता है, और एक उससे रील को देने का काम करता है। जब रील पूरी इधर समेट जाती है तो उसको हम टर्न करके लगा देते हैं, फिर इधर वाले में चक्री चलने लग जाती है। देखा होगा आपने, देखा है। चलिए, तो वो डेटा को, जैसे मान लीजिए पहले नंबर पर कोई सॉन्ग है, तो क्या 7th नंबर का सॉन्ग डायरेक्ट रीड हो जाएगा, नहीं होगा। पहले अपने को रील को क्या करना पड़ेगा, स्पीड में चलाना पड़ेगा और 7th वाले के पास आना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट वाला चलेगा सॉन्ग, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, एक सीक्वेंस में चलेगा। तो हम बोलेंगे कि सी ऑप्शन, ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं करती। डायरेक्ट एक्सेस करने का अर्थ है कि जैसे मैंने पेन ड्राइव लगाई, पेन ड्राइव में कुछ फोल्डर मेरे पास पड़े, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर। अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को पहला नहीं चाहिए, मेरे को तो 7th चाहिए, तो मैं डायरेक्ट 7th फोल्डर के पास जाकर के ओपन कर लूंगा। तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सेस। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है सिक्वेंशियल और क्या होता है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर। कौन सा है जो वेब ब्राउजर है, वर्ड पैड नहीं है, पेंट नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है, फायरबॉक्स। डी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेब ब्राउजर की बेटा अगर हम बात करें तो वेब ब्राउजर कौन सा होता है, जिसपे हम नेट का एक्सेस कर सकते हैं, नेट चला सकते हैं। बट वर्ड पैड, नोट पैड और पेन प्रोग्राम, पावर पॉइंट, ये सारे के सारे अपने पास क्या है, ये अपने पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में यूज ले सकते हैं, जिनपे हम काम करते हैं। ओके, तो यहां पे डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर होगा फायरबॉक्स, फायरफॉक्स भी बोल सकते हैं, बॉक्स।
कंप्यूटर इज है। कंप्यूटर क्या है भाई, ये देखो क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ गया है बेटा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है भाई, बताओ देखे क्या है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो मैकेनिकल तो नहीं है, डेटा प्रोसेसर भी नहीं है। नोट ए डेटा भाई नोट ए डेटा प्रोसेसर, डेटा प्रोसेसर ही तो है, डेटा कोई तो प्रोसेस करके अपने को इंफॉर्मेशन देता है। तो कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है बेटा, एक डेटा प्रोसेसर होता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेटा पे जब प्रोसेस करेगा तभी तो बेटा इसका आउटपुट आपको मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा किसके रूप में बेटा, इंफॉर्मेशन के रूप में मिलेगा। और जब इंफॉर्मेशन के रूप में मिलेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसर है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि दे रखा है क्वेश्चन नंबर 27। फटाफट से देखो, फटाफट से देखो और आंसर दो, क्या होगा इसका आंसर। डेटा ऑन ए फ्लोपी डिस्क, बेटा फ्लोपी डिस्क देखिए ना आपने, फ्लोपी ड्राइव में लगाते हैं, जैसे ही लगाएंगे जो ऊपर का पार्ट होता है वो किसक के पीछे आ जाएगा, और जो सॉफ्ट पार्ट होता है उस पर डेटा स्टोर होना शुरू हो जाता है। ये बोल रखा है रिकॉर्ड करता है। रिंग जो होती है वो क्या कहलाती है, रिंगस कहलाती है, ट्रे कहलाती है, फिर आगे बोल रखा है राउंडस कहलाती है, वो सेक्टर्स कहलाती है। तो बेटा बताओ जल्दी से, अरे बेटा इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्या होता है बेटा। देखो मैं अगर फ्लोपी डिस्क को भूल जाओ, आप बात करो कोई भी डिस्क की, हार्ड डिस्क है, सेम हार्ड डिस्क का पैटर्न होता है फ्लोपी डिस्क में। तो बेटा फ्लोपी डिस्क को बाहर से देखोगे तो आपको चौकोर दिखाई देगी, जो 3.5 इंच की होती है, एक 5.25 इंच की होती है, एक कितनी होती है 8 इंच की होती है। बेटा ये 3 टाइप की जो फ्लोपी डिस्क होती है वो मिलती है। इसके अंदर भी इस पैटर्न में, इस पैटर्न में क्या होता है, स्टोर होता है, क्या होता है, स्टोर होता है डेटा। अब यहां पर देखिएगा ये जो होता है वो कुछ पार्ट में डिवाइड होता है, इस तरीके से कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब बेटा ये जो कंप्लीट पार्ट है ना, ये जो कंप्लीट पार्ट है, कुछ इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो कंप्लीट पार्ट है ना, इस कंप्लीट पार्ट को हम बोलते हैं ट्रैक। बेटा इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक। और बेटा यहां पर देखना, समझना, समझ नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं बताऊंगा। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेक्टर। बेटा क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो जो ट्रैक होता है, एक जो फ्लोपी डिस्क होती है वो बहुत सारे ट्रैक में डिवाइड होती है, वो ट्रैक जो होते हैं वो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड होते हैं। तो यहां पर आपको आंसर देना है कि उनको हम क्या बोलेंगे। तो बेटा यहां पर आंसर अगर आप देना चाहो तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहां पर मैंने ट्रैक आंसर क्यों दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दे दीजिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आंसर आपको देना है। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है, सबसे पहले फटाफट से आंसर देगा वो बनेगा आज का विजेता। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को रीड आउट करते हैं, क्या दे रखा है, ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दैट हैव ए प्री डिफाइंड मीनिंग। बेटा कौन से ऐसे कैरेक्टर है जिनका प्री डिफाइंड कोई ना कोई मीनिंग होता है, क्या होते हैं बेटा, कहां पर होते हैं वो, ऐसा भी बता दो, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। एक ऐसे कैरेक्टर्स का ग्रुप जो पहले से ही डिफाइन किया जाता है उनका मीनिंग। बेटा वो कीबोर्ड होता है ना भाई, कीबोर्ड तो नहीं होगा, फील्ड भी नहीं होगा, फाइल भी नहीं होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस। बेटा डेटाबेस का नाम सुना होगा, डीबीएमएस, डीबीएमएस का नाम आपने सुना होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस डेटाबेस में बहुत सारी वैल्यूज होती है, प्री डिफाइन कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका मतलब जो होता है, जिनका मीनिंग जो होता है वो डेटाबेस में पहले से डिफाइन किया हुआ होता है, डेटाबेस में पहले से डिफाइन किया हुआ है। तो वही अपना क्या होगा, डेटाबेस जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 और बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी देखिए क्या बोल रखा है, द ब्लैंक स्पेस कंटेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर लॉस्ट आफ्टर शट डाउन द कंप्यूटर। बेटा ये देखो क्वेश्चन कितना इजी है, थोड़ा सा इसने लैंग्वेज चेंज की है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये बोल रखा है कि जो ब्लैंक स्पेस कंटेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर लॉस्ट आफ्टर शट डाउन द कंप्यूटर, कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे अपना डेटा जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डिलीट हो जाएगा। कब डिलीट हो जाएगा, जब पावर लॉस हो जाएगा।
तो बेटा ऐसा किस में होता है? मेमोरी में होता है, लेकिन मेमोरी में भी कौन से पार्ट में होता है बेटा? वो होता है आपका रैम में। तो यहां पर रैम कहीं ऑप्शन में दे रखा है बेटा? नहीं दे रखा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दीज। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा जो होता है वो क्या हो जाता है? पावर सप्लाई बंद होते ही, जैसे ही पावर सप्लाई बंद हुई और अपना डेटा जो है वो बेटा क्या हो गया है? गायब हो गया है। उम्मीद है बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी? पीसी की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर पेनफुल क्रिएशन, प्रोडक्शन कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल। सी ऑप्शन पर्सनल कंप्यूटर जो होगा बेटा वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं। इन क्वेश्चंस को तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हो बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हु प्रोबेबली हैज लिस्ट टेक्निकल नॉलेज? बेटा कौन है जो प्रोबेबली सबसे कम टेक्निकल नॉलेज रखता है? ऑप्शन दे रखे हैं, सिस्टम एनालिसिस्ट, प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोफेशनल या यूजर। बेटा कौन है जिसके पास सबसे कम टेक्निकल नॉलेज होता है? यहां पर देखिएगा अलग अलग ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सिस्टम एनालिसिस्ट, सिस्टम का एनालिसिस करने वाला, भाई साहब इसके पास तो एक्सट्रीम लेवल का, अलग ही लेवल का टेक्निकल नॉलेज होता है, क्योंकि अगर इसी के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा तो सिस्टम अपना तैयार नहीं होगा, क्योंकि यही तो वो बंदा है जो सिस्टम को एनालिसिस करता है। फिर बोलेगा प्रोग्रामर, ये देखो ये मेन आदमी और है जो टेक्निकल नॉलेज रखेगा, भाई साहब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज रखेगा, टेक्निकल नॉलेज रखेगा, तभी तो प्रोग्राम करके डिजाइन कर पाएगा बिल्कुल एप्लीकेशन को। कंप्यूटर प्रोफेशनल, कंप्यूटर प्रोफेशनल जो इस फील्ड में क्या होता है, जो अपनी एक प्रोफेशनल डिग्री रखता है, जिसको नॉलेज होता है। एक यूजर, यूजर का काम क्या होता है बेटा? बस जो वैल्यू दे रखी है, जो कंप्यूटर बनाया हुआ है, उस कंप्यूटर को क्या करना होता है? काम में लेना होता है। तो यहाँ पे जो यूजर होता है उसके पास सबसे कम टेक्निकल नॉलेज होता है। सो डी ऑप्शन जो होगा वो अपना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 32 देखिए क्या होगा। 32 क्वेश्चन बोल रखा है, एन ऑटोमेटिक मशीन, एक ऑटोमेटिक मशीन दैट इज मेज्ड टू परफॉर्म्स रूटीन ह्यूमन टास्क। यानी एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन जो किसी के द्वारा बनाई जाती है एक ह्यूमन के रूटीन टास्क को कंप्लीट करने के लिए। टैंकर होता है, रोबोट होता है, कंप्यूटर होता है, या नन ऑफ दीज होता है? बेटा आपको बताना, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। जैसे क्वेश्चन को देखा आंसर दे दो, इतना टाइम तो लेना ही नहीं है। आपने क्वेश्चन को देखा है, एक ऑटोमेटिक मशीन बनानी है, तो बेटा ऑटोमेटिक मशीन टैंकर होता है? नहीं होता है। कंप्यूटर होता है? होता है, बट वो ह्यूमन के काम नहीं करता है, काम करवाना पड़ता है, तो वो कौन हो जाएगा बेटा? रोबोट। रोबोट जो होता है उसमें आज जो वर्तमान टाइम में रोबोट आ रहे हैं बेटा, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी बुद्धि डाल दी गई है, वो अपने हिसाब से भी काम करने लग गए हैं, तो वो हो जाएगा अपने पास कौन सा? रोबोट हो जाएगा। और बेटा जापान जैसी कंट्री जो है वहां पर तो शॉप पर रोबोट लगे हुए हैं सामान की बिक्री करने के लिए। जापान टेक्निकल नॉलेज में सारी कंट्रीज को पीछे पछाड़ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33। शॉर्टकट डिलीट इज फॉर, शॉर्टकट डिलीट जो होता है वो किसके लिए होता है? जैसे कीबोर्ड होती है बेटा, ये कीबोर्ड होती है, कीबोर्ड में यहाँ पे एक डिलीट बटन होता है। ये डिलीट बटन किसके लिए? पेस्ट समथिंग, कुछ पेस्ट करने के लिए, अंडू समथिंग, अंडू करने के लिए, डिलीट समथिंग, डिलीट करने के लिए, नन ऑफ दीज। बेटा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन। आप सोचोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो हम तो बड़े आराम से इनको कर लेंगे फटाफट से, तो बिल्कुल बेटा कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं। सी ऑप्शन डिलीट समथिंग, कुछ डिलीट करने के लिए डिलीट की का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पीछे वाला क्वेश्चन सिंपल था, ये थोड़ा सा अपना क्वेश्चन आ गया है लेवल का। ए मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वर्चुअल मेमोरी इज, वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करने का जो मेथड होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? पेजिंग बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, डीफ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, या फिर सेगमेंटेशन बोलते हैं? बेटा वर्चुअल मेमोरी कैसे प्रोवाइड करते हैं? हम क्या करते हैं कि फ्रेगमेंटेशन का अर्थ होता है अलग अलग फाइलें पड़ी उनको एक साथ ला रहा। सेगमेंटेशन क्या होता है? जो फाइल है उनको अलग अलग ब्लॉक में तोड़ देना, जिससे अपने पास थोड़ा स्पेस और बन जाए। ठीक है, तो यहां पर सेगमेंटेशन जो होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी से तो अपने को वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड होगी, वर्चुअल मेमोरी आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पर आ चुका है, तो देखिए और पढ़िए, आंसर दीजिए। द
द कीबोर्ड एंड माउस ऑफ ए कंप्यूटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अरे भाई साहब कितना इजी क्वेश्चन है, आंसर दो भाई, आंसर दो। बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, आंसर दो आप। तो कि जो कीबोर्ड और माउस है, कीबोर्ड और माउस जो है वो कॉमनली यूज ली जाने वाली कौन सी डिवाइस है बेटा, आपको बतानी है। ये प्रोसेसिंग यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट है, या इनमें से कोई नहीं। अरे भाई आंख बंद करके टिक कर दो, आंख बंद करके टिक कर दो। और क्या टिक करोगे कि ये तो सारे की सारी कौन सी डिवाइसेज है बेटा, इनपुट डिवाइसेज है, इनपुट डिवाइसेज है। चलिए बेटा 36 की बात करते। कंपेयरिंग विद सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज इज। बेटा सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो महंगा होता है या सस्ता होता है, फास्ट होता है या एक्सपेंसिव होता है, बताओ जल्दी से। अरे बेटा जल्दी बताओ जल्दी। स्लो होता है क्या सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज? कंपेयरिंग विद सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में प्राइमरी स्टोरेज स्लो होता है क्या? ना भाई, स्लो तो होगा नहीं, ये तो फास्ट ही होगा, फास्ट ही होगा। ये बोला है फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, नहीं भाई एक्सपेंसिव भी होगा, स्लो हो नहीं सकता। सो डी ऑप्शन, फास्ट एंड एक्सपेंसिव। जो प्राइमरी स्टोरेज होता है ना बेटा, वो फास्ट भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज में रैम आती है। अब बेटा आप रैम देखो, रैम कितनी महंगी आती है कि नहीं? और एक पेन ड्राइव जो रैम के बराबर है, 8 GB रैम हो, वो कितनी महंगी होगी, और 8 GB का पेन ड्राइव है थोड़े से रुपए में आ जाएगा। तो एक्सपेंसिव कौन होगा बेटा? रैम ही होगा, प्राइमरी स्टोरेज होगा। सो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 बात करते हैं। क्या क्वेश्चन में दे रखा है, आंसर दीजिए। फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन होता है? ऐसे प्रिंटर जिन पे अक्सर को छापने के लिए किसी हथौड़े का प्रहार नहीं किया जाता है, हेमर पिन पे प्रहार नहीं किया जाता है, दैट आर कॉल्ड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो बेटा लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट है, थर्मल प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है। तो बता दीजिए कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, जल्दी बताइए कौन सा नहीं है नॉन इंपैक्ट? बेटा लेजर जो होगा वो तो क्या होगा, अपना इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि इस पे लेजर सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला प्रिंटर। थर्मल ये आपके एटीएम मशीन में काम आता है, और एटीएम मशीन में जो काम आता है वो भी नॉन इंपैक्ट है। इंकजेट प्रिंटर ये भी नॉन इंपैक्ट है। तो यहां पर आंसर डॉट मैट्रिक्स होगा या इंकजेट होगा? डॉट मैट्रिक्स सी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डॉट डॉट में जो लिखता है, जैसे ए लिखेगा, बी लिखेगा, तो ये डॉट की फॉर्म में लिखता है वो होता है। तो सी ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के पास चलते हैं, इसके बाद में केवल 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो फटाफट से आंसर दीजिए। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने सिस्टम को चलाने के लिए काम में आते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिन पे हम अपने काम पूरे करते हैं, जो अपने पर्पज को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम में आते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, कमांड सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, केड एंड केम सिस्टम। तो यहां पर बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम तो अपने कौन सी हो गए? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। कौन सा हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होता है। तो आपको बताना, अब देखो केड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, केड जो होती है वो डिजाइन के फील्ड में डिजाइन बनाने के लिए काम में आती है, जो अलग अलग डिजाइन के लिए काम में आती है। तो अब केड में डिजाइन अगर बन रही है तो कोई पर्पज को पूरा कर रही है, किसी पर्पज को पूरा कर रही है, यानी एक एप्लीकेशन ये तैयार कर रही है, और एप्लीकेशन जहां पे तैयार होगी वहां पर कौन सा सॉफ्टवेयर काम में आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो डी ऑप्शन जो होगा वो इसमें कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। प्रोग्राम प्रोमिस्ड बाय पब्लिशर बट नेवर रिलीज्ड। एक ऐसा प्रोग्राम जो पब्लिशर के द्वारा प्रोमिस किया गया है कि ठीक है भाई हम तैयार करेंगे और इसको रिलीज कर देंगे, ठीक है, बट वो रिलीज नहीं किया जाता है, वो कौन सा है? शेयरवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वेपोवेयर है, और माइंडवेयर है। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्या होगा 39 का आंसर? शेयरवेयर जो होता है वो मोस्टली आपका दो अलग अलग पर्सन की इंफॉर्मेशन को शेयर करने के काम में आता है। सॉफ्टवेयर होता है नॉन फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर में। वेपोवेयर, ये वेपोवेयर जो है, वेपरवेयर जो होता है बेटा, ये होता है वेपरवेयर, जिसको हम बोल सकते हैं कि हवा में कही गई बात जो होती है
एक वास्प की तरह जो उड़ जाती है वो, यानी प्रोमिस करता है, प्रोग्रामर बोलता है कि भाई हम प्रोग्राम तैयार करके देंगे, सॉफ्टवेयर तैयार करके देंगे, बट वो कभी भी उसको क्या नहीं करता है, रिलीज नहीं करता है। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। आज की क्लास का इस कंप्यूटर के पेपर में सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एकेडमिक टेस्टिंग। बताइए, पीओएस, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, ये तो बता दो। किसी भी एकेडमी में जब हम टेस्ट लेते हैं तो सबसे ज्यादा काम में क्या लिया जाता है? पीओएस, पोस्ट ऑफिस सर्विस, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर जो होता है वो सबसे ज्यादा एकेडमिक में काम में लिया जाता है। सो यहां पर आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये बेटा आज का अपना कंप्यूटर का पेपर था। अब आपका काम यह है कि कितने क्वेश्चन आपने इसमें किए हैं, राइट किए हैं, रोंग किए हैं, वो सारा आपको बताना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और साथ के साथ ये सारी चीजें, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी सभी सब्जेक्ट की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अपनी क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।